जी हां दोस्तों, T20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम का प्रदर्शन इस समय चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। शुरुआत से ही टीम इंडिया ने जिस आत्मविश्वास और आक्रामक तेवर के साथ मैदान पर कदम रखा, उसने साफ संकेत दे दिया कि इस बार इरादे बहुत बड़े हैं। लीग चरण के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने अमेरिका को 29 रनों से हराकर अपने अभियान की दमदार शुरुआत की। उस मैच में बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मेल दिखाया, जबकि गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों तक दबाव बनाए रखकर जीत को पक्का किया। इसके बाद दूसरे मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ तो भारतीय टीम ने और भी जबरदस्त खेल दिखाया। उस मैच में जीत का अंतर इतना बड़ा रहा कि विरोधी टीम पूरी तरह दबाव में नजर आई। बल्लेबाजी क्रम ने खुलकर रन बनाए और गेंदबाजों ने एक के बाद एक विकेट निकालकर मुकाबले को एक तरफा बना दिया। तीसरा मुकाबला था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसे इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा टकराव माना जा रहा था। इस मैच में भारतीय टीम ने हर विभाग में अपना दबदबा दिखाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने सटीक रणनीति के साथ पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि भारत ने 61 रनों से शानदार जीत दर्ज की। लगातार 3 मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए भारतीय टीम ने जीत की हैट्रिक पूरी की और सुपर 8 चरण में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर ली। इस जीत ने टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब लीग चरण का चौथा और अंतिम मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ खेला जाना है। चूंकि भारतीय टीम पहले ही 3 जीत के साथ सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने समझदारी दिखाते हुए इस मुकाबले में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने 4 प्रमुख खिलाड़ियों को आराम देने का निर्णय लिया है ताकि आगे आने वाले अहम मुकाबलों से पहले वे पूरी तरह तरोताजा रहें। यह फैसला रणनीतिक भी है और दूरदर्शी भी, क्योंकि लंबे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की फिटनेस और ताजगी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इन 4 खिलाड़ियों की जगह टीम में 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन नए खिलाड़ियों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि टीम कमजोर हुई है। उल्टा, यह संयोजन और भी संतुलित नजर आ रहा है। जिन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। उनमें से कुछ को इस विश्व कप में अब तक खेलने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब उन्हें खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि टीम में जगह प्रदर्शन के आधार पर मिलती है, नाम के आधार पर नहीं। नीदरलैंड की टीम भी इस मुकाबले को हल्के में लेने वाली नहीं है। उन्हें सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद जिंदा रखनी है तो भारत के खिलाफ जीत बेहद जरूरी है। यही कारण है कि वे पूरी ताकत और आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरेंगे। नीदरलैंड की टीम अतीत में बड़े उलटफेर करने के लिए जानी जाती रही है। जब भी उनसे उम्मीद कम की गई, उन्होंने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। इसलिए भारतीय टीम के लिए यह जरूरी होगा कि वह आत्मसंतुष्ट न हो और पूरे फोकस के साथ खेले। हालांकि कागज पर देखें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। बल्लेबाजी क्रम मजबूत है, मध्य क्रम संतुलित है और गेंदबाजी आक्रमण में विविधता भी है और धार भी। तेज गेंदबाज नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, जबकि स्पिनर बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम कस सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त गहराई देती है। यही वजह है कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में मुकाबले का रुख मोड़ने की क्षमता रखती है। इस मुकाबले में जिन खिलाड़ियों की वापसी हुई है वे खुद को साबित करने के लिए बेताब होंगे। लंबे समय से इंतजार कर रहे इन खिलाड़ियों के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि खुद को स्थापित करने का अवसर है। जब खिलाड़ी ऐसे मौके पर उतरते हैं तो उनका जोश और समर्पण अलग ही स्तर पर होता है। यही चीज टीम को और खतरनाक बना देती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी आक्रामक सोच के लिए जाने जाते हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने खुलकर खेल दिखाया है और जोखिम लेने से कभी पीछे नहीं हटती। दूसरी ओर नीदरलैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो भारत को हराना ही होगा। ऐसे में वे पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और शुरुआत से ही दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय बल्लेबाजों को उनकी तेज गेंदबाजी और सटीक फील्डिंग से सावधान रहना होगा। वहीं भारतीय गेंदबाजों को भी यह ध्यान रखना होगा कि शुरुआती विकेट लेकर विपक्ष को दबाव में रखा जाए। कुल मिलाकर यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है। एक और आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम है जिसने लगातार 3 जीत दर्ज की है और सुपर 8 में जगह बना ली है। दूसरी ओर नीदरलैंड है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सब कुछ है। ऐसे
हालात में मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। भारतीय टीम भले ही मजबूत स्थिति में हो, लेकिन उन्हें पूरी गंभीरता और आक्रामकता के साथ खेलना होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए चौथी जीत भी दर्ज करेगा या नीदरलैंड कोई बड़ा उलटफेर कर देगा। एक बात तय है कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमें अपना सब कुछ झोंक देंगी। भारतीय टीम का लक्ष्य साफ है, लय को बनाए रखना, खिलाड़ियों को परखना और सुपर 8 से पहले अपनी रणनीति को और धार देना। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आगे की तैयारी का अहम चरण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारत और नीदरलैंड के बीच लीग चरण का यह अहम मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। अगर आप भी इस रोमांचक टकराव का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह सारी जानकारी जानना बेहद जरूरी है। हम आपको साफ साफ बताएंगे कि मुकाबले की तारीख क्या है, किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और भारतीय समय के अनुसार मैच की शुरुआत कितने बजे से होगी, ताकि आप एक भी गेंद मिस न करें। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले का सीधा प्रसारण आप अपने टेलीविजन पर किस चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस मंच पर उपलब्ध होगी। आज के समय में हर दर्शक चाहता है कि वह मैच को कहीं भी और कभी भी देख सके, इसलिए हम आपको टीवी और मोबाइल दोनों विकल्पों की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार मुकाबले का आनंद उठा सकें। सिर्फ शेड्यूल ही नहीं, बल्कि हम इस मैच की पिच रिपोर्ट का भी गहराई से विश्लेषण करेंगे। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी और रनों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाज अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। मैदान की सतह का स्वभाव क्या कहता है, पहली पारी में औसत स्कोर कितना रहता है और दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना कितना आसान या मुश्किल होता है, इन सभी पहलुओं पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि मुकाबले से पहले ही आपको परिस्थितियों का अंदाजा हो जाए। इतना ही नहीं, हम भारत और नीदरलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। दोनों टीमों ने आमने सामने कितनी बार टक्कर ली है, किस टीम ने कितनी बार जीत दर्ज की है और आंकड़ों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आता है, इन सभी तथ्यों का विश्लेषण भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आंकड़ों की यही गणित अक्सर मुकाबले की दिशा का संकेत देती है। इसके साथ ही सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा भारतीय टीम की बदली हुई नई प्लेइंग 11 पर चर्चा। किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, किन चेहरों की वापसी संभावित है और किस रणनीति के साथ टीम मैदान में उतर सकती है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि इस नई संयोजन को देखकर नीदरलैंड के खेमे में हलचल बढ़ सकती है। आखिर कप्तान किस सोच के साथ अंतिम 11 चुन सकते हैं, यह जानना हर प्रशंसक के लिए रोमांचक होगा। साथ ही भारत और नीदरलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले से जुड़ी कई बड़ी और जरूरी बातें भी हम आपके सामने रखेंगे, जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले बेहद जरूरी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि कोई भी अहम जानकारी आपसे छूट न जाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं ईशान किशन और संजू सैमसन में से आपको ज्यादा बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज कौन लगता है। तो दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले के पूरे कार्यक्रम की। यह बड़ा मुकाबला 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा, यानी जैसे ही घड़ी में 7 बजेंगे, दोनों टीमें मैदान पर जोरदार टक्कर देने के लिए तैयार होंगी। वहीं अगर टॉस की बात करें, तो टॉस मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले, यानी शाम 6:30 पर होगा। टॉस की भूमिका इस मुकाबले में बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि शाम के समय ओस का असर भी देखने को मिल सकता है, जिससे पहले गेंदबाजी या पहले बल्लेबाजी का फैसला काफी मायने रखेगा। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के सीधा प्रसारण की। अगर आप इस रोमांचक भिड़ंत को टीवी पर देखना चाहते हैं, तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं जो दर्शक मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यम पर मैच का आनंद लेना चाहते हैं, वे जियो हॉटस्टार ऐप पर इसकी सीधी स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। यानी आप घर पर हों या बाहर, इस मुकाबले का रोमांच कहीं भी और कभी भी मिस नहीं होगा। कुल मिलाकर 18 फरवरी की शाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए पूरी तरह रोमांच से भरी रहने वाली है, जहां भारत और नीदरलैंड के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात
करते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी बड़े मैच में पिच की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और यहाँ की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। शुरुआत के कुछ ओवरों में नई गेंद तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल जरूर देती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं। अगर पिछले T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रन के बीच रहा है। कई बार यहां 200 से ज्यादा का स्कोर भी बन चुका है, जिससे साफ है कि यह पिच बड़े स्कोर के लिए जानी जाती है। खास बात यह है कि दूसरी पारी में ओस का असर देखने को मिलता है, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना और नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि यहां टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करती है। स्पिन गेंदबाजों को बीच के ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर पिच थोड़ी सूखी रही तो। कुल मिलाकर दर्शकों को इस मैदान पर रनों की अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाज भी मैच में रोमांच भर सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में नीदरलैंड की टीम को पूरी तरह मात देने के इरादे से अपनी जिस बदली हुई और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन उस नई प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड पर, क्योंकि आंकड़े कई बार मैच से पहले ही कहानी बयां कर देते हैं। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और नीदरलैंड आज तक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल एक बार आमने सामने आए हैं। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में नीदरलैंड को हराया था। यानी साफ शब्दों में कहें तो नीदरलैंड की टीम को अभी भी भारत के खिलाफ T20 प्रारूप में अपनी पहली जीत का इंतजार है। ये रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। भारतीय टीम का अनुभव, खिलाड़ियों की गहराई और बड़े मुकाबलों में प्रदर्शन का स्तर नीदरलैंड की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है। बल्लेबाजी क्रम की स्थिरता, गेंदबाजी, आक्रमण की धार और मैदान पर खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, इन सभी पहलुओं में टीम इंडिया बढ़त बनाती दिखती है। दूसरी ओर नीदरलैंड की टीम भले ही संघर्षशील और जुझारू हो, लेकिन भारत जैसी संतुलित और अनुभवी टीम के सामने उन्हें असाधारण प्रदर्शन करना होगा। आंकड़ों और हालिया फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम स्पष्ट रूप से भारी नजर आती है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन अब तक का इतिहास और मौजूदा लय यही संकेत देती है कि मुकाबले से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त भारत के पास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर यह बढ़त किस तरह परिणाम में बदलती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव नीदरलैंड के खिलाफ इस अहम मुकाबले में कैसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। आपको बता दें कि कप्तान ने इस मैच में विपक्षी टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया है और अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ उतरने का फैसला किया है। उनका साफ इरादा है कि नीदरलैंड को कोई मौका न दिया जाए। ऐसे में इस मुकाबले में टीम इंडिया अपनी बेहतरीन प्लेइंग 11 के साथ पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ खेलती नजर आएगी। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन मैदान पर उतरते दिखाई देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इस समय उनका बल्ला सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि आग उगल रहा है। इस T20 विश्व कप में ईशान किशन ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, उसने हर विरोधी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 20 रनों की तेज पारी खेलकर शुरुआत जरूर साधारण की, लेकिन उसके बाद जो तूफान आया उसने सबको हैरान कर दिया। नामीबिया के खिलाफ केवल 24 गेंदों में 61 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने बता दिया कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे मुकाबले में तो ईशान किशन ने मानो अलग ही रूप दिखा दिया। 40 गेंदों पर 77 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए उन्होंने मैच का पूरा रुख बदल दिया। उस पारी में 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी टाइमिंग, शॉट चयन और आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था कि बड़े बड़े गेंदबाज भी दबाव में नजर आए। इसी शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान भी मिला। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत है पावर प्ले में निडर बल्लेबाजी। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 39 मुकाबलों में 1169 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि वह सिर्फ एक आक्रामक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैच जिताने वाले खिलाड़ी भी हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर इस मुकाबले के लिए एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। अभिषेक शर्मा की जगह अब संजू सैमसन को बतौर ओपनर बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस पूरे विश्व कप में
अब तक पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। उन्होंने अपने खेले गए 2 मुकाबलों में एक भी रन नहीं बनाया और लगातार 0 पर आउट होते रहे। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि बड़े मुकाबलों में टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत होती है। अब उनकी जगह संजू सैमसन की वापसी हुई है और यह वापसी किसी साधारण खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक विस्फोटक और आत्मविश्वासी बल्लेबाज की है। संजू सैमसन ने पहले ही दिखा दिया था कि वह मौके को कैसे भुना सकते हैं। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने मात्र 8 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली। वह पावर प्ले में निडर होकर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। संजू सैमसन का अंदाज आक्रामक है, लेकिन साथ ही वह समझदारी से खेलना भी जानते हैं। भारतीय टीम के लिए उन्होंने कई अहम मौकों पर मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 58 मुकाबलों में 1100 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि वह सिर्फ प्रतिभाशाली ही नहीं, बल्कि भरोसेमंद बल्लेबाज भी हैं। ऐसे में नीदरलैंड के खिलाफ वह टीम को धमाकेदार शुरुआत देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद मैदान में उतरते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, इस पूरे टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ कप्तानी ही नहीं, बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी विरोधी टीमों में खौफ पैदा कर दिया है। उनका बल्ला इस T20 विश्व कप में जमकर गरज रहा है और हर मुकाबले में उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। उस पारी में उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। उनकी उसी शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में भले ही वह 12 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन तीसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कठिन पिच पर 32 रनों की जिम्मेदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर के ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकते हैं। उनकी खासियत है 360 डिग्री बल्लेबाजी, चाहे स्कूप शॉट हो, कवर ड्राइव हो या पुल शॉट। वह हर दिशा में रन बटोरने की क्षमता रखते हैं। दबाव की स्थिति में भी उनका आत्मविश्वास कम नहीं होता, बल्कि वह और आक्रामक हो जाते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 107 मुकाबलों में 3158 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 25 अर्धशतक और कई शानदार शतक निकले हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और मैच जिताऊ बल्लेबाजों में से एक हैं और नीदरलैंड के खिलाफ भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा को मौजूदा समय में भारतीय टीम का भविष्य कहा जाता है और उन्होंने इस T20 विश्व कप में अब तक अपने प्रदर्शन से इस भरोसे को सही साबित किया है। मिडिल ऑर्डर में आकर जिस संयम और समझदारी के साथ वह बल्लेबाजी करते हैं, वह काबिले तारीफ है। इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 25 रनों की सधी हुई पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने जरूरत के समय स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को संभाला। इसके बाद नामीबिया के खिलाफ भी उनके बल्ले से 25 रनों की उपयोगी पारी निकली। वहीं जब पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम सामने थी, तब भी उन्होंने दबाव में घबराए बिना एक बार फिर 25 रनों का अहम योगदान दिया। लगातार 3 मुकाबलों में 25-25 रन बनाना यह दर्शाता है कि वह टीम के लिए कितने स्थिर और भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके हैं। तिलक वर्मा की खासियत है कि वह परिस्थिति के अनुसार खेल को ढाल लेते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वह बड़े शॉट लगाने से नहीं हिचकते और अगर विकेट गिर रहे हों तो वह पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट चयन उन्हें मिडिल ऑर्डर का मजबूत स्तंभ बनाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने 43 मुकाबले खेलते हुए 1258 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 2 शतक निकले हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि वह लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह को उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और अंत के ओवरों में मैच का रुख पलटने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक उन्हें सीमित मौके मिले थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने अपनी असली काबिलियत का परिचय दिया। आखिरी ओवर में सिर्फ 4 गेंदों में उन्होंने 11 रन बनाकर
बनाकर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया और साबित कर दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। रिंकू सिंह का खेल बिल्कुल आक्रामक है। वह अंत के ओवरों में बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते और किसी भी गेंदबाज के सामने आसानी से दबाव बना सकते हैं। उनकी क्षमता और साहस के कारण वे टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद फिनिशरों में शामिल हैं। बड़े टूर्नामेंटों में उनकी यह क्षमता टीम के लिए सोने पर सुहागा साबित होती है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने अब तक 43 टी20 मुकाबले खेलते हुए 559 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े यह साफ दर्शाते हैं कि रिंकू सिंह न केवल एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, बल्कि बड़े मैचों में नीम के लिए निर्णायक योगदान देने में भी सक्षम हैं। उनके इस खेल ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है और नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में भी उनका योगदान निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या को उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मुकाबले का रुख पलटने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्होंने टीम इंडिया के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उदाहरण के तौर पर नामीबिया के खिलाफ उन्होंने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाते हुए 22 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने न केवल नामीबिया के खिलाफ 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 2 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी की क्षमता का लोहा मनवाया। हार्दिक पांड्या की खासियत यह है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी अपनी शांति और संयम बनाए रखते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलकर टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा सकते हैं। उनके आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज और विकेट लेने वाली गेंदबाजी की वजह से उन्हें टी20 फॉर्मेट में किसी भी टीम के लिए सबसे खतरनाक ऑलराउंडर माना जाता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 132 टी20 मुकाबले खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से 109 विकेट हासिल किए हैं। वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने 2128 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 8 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि हार्दिक पांड्या न केवल बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनकी यह संतुलित क्षमता भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में उन्हें एक बेहद भरोसेमंद और निर्णायक खिलाड़ी बनाती है। हार्दिक पांड्या के कारण टीम इंडिया के लिए किसी भी मुकाबले में अंत तक मुकाबला हमेशा खुला रहता है और वह जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति में खेल का रुख बदल सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल इस टी20 वर्ल्ड कप में बल्ले से थोड़ा कम चमक पाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी क्षमता और अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए टीम को कई अहम मौके दिलाए हैं। उदाहरण के तौर पर इस टी20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ अक्षर पटेल ने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे टीम को शुरुआती दबाव से राहत मिली। इसके बाद नामीबिया के खिलाफ उन्होंने फिर से 2 विकेट लेकर विपक्षी टीम को अपने गेंदबाजी कौशल से दबाव में रखा। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी उन्होंने 2 विकेट लेकर अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। इस तरह अब तक उन्होंने इस टी20 वर्ल्ड कप में कुल 6 विकेट लेकर भारतीय टीम की ओर से सबसे बड़ी विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। अगर अक्षर पटेल के टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 90 टी20 मुकाबले खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से कुल 700 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण पारियां शामिल हैं। अक्षर पटेल की यह संतुलित क्षमता उन्हें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। उनकी गेंदबाजी के अनुभव और दबाव में निर्णायक क्षमता की वजह से टीम इंडिया को मध्य ओवरों में विकेट चटकाने और विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में मदद मिलती है। वहीं बल्लेबाजी में भी वह जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाने और टीम को संकट से बाहर निकालने में सक्षम है। इस तरह अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए हर स्थिति में खेल का रुख बदल सकते हैं और टीम की जीत में अहम योगदान दे सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे इस टी20 वर्ल्ड कप में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम इंडिया के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। अगर पिछले मुकाबले की बात करें
तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मात्र 17 गेंदों में 27 रन की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने गेंदबाजों पर अपना दबदबा बनाए रखा और टीम को अहम स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। शिवम दुबे मिडिल और डेथ ओवरों में तेजी से रन बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम के विकेट भी चटका सकते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन भी काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अब तक कुल 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, जिससे टीम को मैच में दबाव बनाए रखने में मदद मिली। अगर हम T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने अब तक 58 T20 मुकाबले खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से 27 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने 806 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनकी यह संतुलित क्षमता उन्हें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। शिवम दुबे की ताकत यह है कि वह टीम की स्थिति के अनुसार तेजी से रन बना सकते हैं और साथ ही विपक्षी टीम की अहम विकेट लेने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलित प्रदर्शन से टीम इंडिया को हर मुकाबले में फायदा मिलता है और विपक्षी टीमों के लिए उन्हें चुनौतीपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। इस तरह शिवम दुबे इस T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी छाप छोड़ रहे हैं और किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, पिछला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ अर्शदीप को खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस अहम मैच में उनकी वापसी हुई है। अर्शदीप सिंह पावर प्ले में शुरुआती झटका देने के लिए जाने जाते हैं और डेथ ओवरों में भी बेहद कंजूसी और स्मार्ट गेंदबाजी करते हैं, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो जाता है। इस T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ एक अहम विकेट लेकर टीम को मुकाबले में बढ़त दिलाई। अर्शदीप अपनी गति, लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजों को दबाव में रखते हैं और नई गेंद के समय विपक्षी बल्लेबाजों को अक्सर आउट कर देते हैं। अगर हम अर्शदीप सिंह के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने कुल 78 T20 मुकाबले खेलते हुए 121 विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़ा उनकी गेंदबाजी की क्षमता और टीम के लिए उनके महत्व को दर्शाता है। अर्शदीप सिंह ऐसे गेंदबाज हैं जो बड़े मैचों में टीम के लिए निर्णायक साबित होते हैं और उनका अनुभव टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी में मजबूती और संतुलन जोड़ता है। उनकी गति, सटीक यॉर्कर और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें हर टीम के लिए चुनौतीपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा बदलाव करते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया और उनकी जगह मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में शामिल किया। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज इस T20 वर्ल्ड कप में अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए पहले ही पहचान बना चुके हैं। उन्होंने पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ 3 विकेट लेकर टीम इंडिया के लिए शानदार शुरुआत दी थी और टीम को मुकाबले में मजबूत स्थिति में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। मोहम्मद सिराज को उनके आत्मविश्वास, तेजी और लाइन लेंथ नियंत्रण के कारण दबाव वाले मुकाबलों में विकेट निकालने के लिए जाना जाता है। पावर प्ले में उनके तेज स्विंग और सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होते हैं। इसके अलावा डेथ ओवरों में भी उनकी रणनीति और बदलाव वाली गेंदबाजी टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाती है। सिराज की गेंदबाजी बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं देती और उन्हें जल्दी आउट करने में माहिर है। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने अब तक 17 T20 मुकाबले खेलते हुए 17 विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि वह कितने प्रभावशाली और भरोसेमंद तेज गेंदबाज हैं और किसी भी बड़े मुकाबले में टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। उनकी गति, स्विंग और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें पिछले मैच में शामिल वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया और उनकी जगह एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव को उनकी कंजूसी वाली गेंदबाजी और अहम समय पर विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उन्होंने पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 14 रन खर्च करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था, जो टीम के लिए निर्णायक साबित हुआ। कुलदीप यादव अपनी धीमी गति और यॉर्कर जैसी गेंदबाजी के कारण
बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बने रहते हैं। बीच के ओवरों में उनका नियंत्रण और रणनीति टीम इंडिया के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है। उनके स्पिन और सटीक लेंथ वाले गेंदबाजी कौशल से बल्लेबाज आसानी से रन नहीं बना पाते और दबाव में जल्दी आउट हो जाते हैं। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने अब तक 54 T20 मुकाबले खेलते हुए 25 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि वह टीम इंडिया के लिए कितने भरोसेमंद और प्रभावशाली स्पिन गेंदबाज हैं। उनकी गेंदबाजी किसी भी बड़े मुकाबले में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती है और वह किसी भी बल्लेबाज को अपनी चाल और विविधताओं के जाल में फंसाने में माहिर हैं। तो दोस्तों, नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी, आप कमेंट में बताइए। साथ ही अपनी राय दें कि इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए था। आपकी राय का इंतजार है, जरूर साझा करें।